बुलंद हौसलों की। प्रदेश में बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हम आपको लूट और दबंगई की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजमेर में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। मनी एक्सचेंज के ऑफिस में 3 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने अजमेर फोरेक्स और ट्रेवल्स ऑफिस में मालिक मनीष पर फायरिंग की, जिसमें मनीष के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तो वहीं सवाई माधोपुर में बेखौफ चोरों ने मकान मालिक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है और फरार हो गए। चोरी और हत्या की ये वारदात पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ गायब है। इतना ही नहीं, पाली के सुमेरपुर में तस्करों के हौसले इस कदर से बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। बीती रात बेखौफ तस्करों ने पुलिस पर जमकर गोलियां बरसाई और फरार हो गए। जानकारी मिल रही है कि डोडा पोस्ट तस्करी की सूचना पर सुमेरपुर पुलिस ने नेत्रा पुलिया के पास नाकाबंदी की थी। उसके बाद पुलिस ने भी जवाब में तस्करों पर 8 राउंड फायर किए। अजमेर में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया है। आगरा गेट के पास मनी एक्सचेंज के ऑफिस में 3 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने फॉरेक्स एंड ट्रेवल्स ऑफिस के मालिक मनीष पर फायरिंग की, जिसमें मनीष के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक 3 युवक ऑफिस में डॉलर चेंज कराने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ऑफिस से 5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। जब मालिक मनीष ने बदमाशों से बीच बचाव किया तो उन्होंने 3 से 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें मनीष को गोलियां लग गईं। मनीष को जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। मैं यहाँ पे खाना खा रही थी और है ना सर और वो स्टाफ है बाकी का वो कागज जमा करा था, तो बाहर से 3 लोग आए। उन्होंने बोला डॉलर चेंज कराने। उसने बोला हाँ दिखाओ डॉलर। तो जैसे ही दरवाजा उन्होंने बंद किया ना तो 3 जनों ने गोली दिखा दी। बोली अगर आवाज करोगे तो गोली मार दूंगा। तो सब ये सब निकालने लगे, कुर्सियां फेंकने लग गए, कैश में से ड्रॉ निकाल के चाबी निकाल के और वो कैश निकाल के चले गए। 5-6 लाख थी कैश हमारी, वो सारी कैश लेके चले गए। जैसा कि आपके ध्यान में है, एक व्यक्ति पर फायरिंग की घटना हुई है और मैं भी हॉस्पिटल से मौके पर ही जा रहा हूं। पूरी बात एक बार पता कर लें तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। जितना मोटा मोटा मेरी जानकारी में है वो ये कि कोई मुद्रा में डील करते हैं ये जो मनीष नाम के व्यक्ति हैं, और किस कारण से हुई घटना वो मौका देखने के बाद ही बता पाऊंगा। वो पूरा चेक करना पड़ेगा कि वहां से क्या गया है, क्या रीजन है, कोई रंजिश है या फिर क्योंकि मुद्रा में व्यापार करते हैं तो हो सकता है जो पैसे उनके पास थे वो इस कारण से उनकी नॉलेज में रहा हो। तो पूरी बात एक बार पता करने के बाद ही बता पाऊंगा। पाली के सुमेरपुर में तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह पुलिस पर भी फायरिंग करने से नहीं चूक रहे। बीती रात भी बेखौफ तस्करों ने पुलिस पर जमकर गोलियां चलाई और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक डोडा पोस्ट तस्करी की सूचना पर सुमेरपुर पुलिस ने नेत्रा पुलिया के पास नाकाबंदी की। रात करीब 2 बजे पुलिस ने तेज रफ्तार से आती गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी में सवार तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाब में तस्करों पर 8 राउंड फायर किया। इसके बाद तस्कर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत आसपास के थानों को सूचना दी, जाब्ता बुलाया गया। तस्करों की तलाशी के लिए नाकाबंदी कराई गई, लेकिन उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। एक सूचना आई थी कि कोई 2 स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें डोडा पोस्ट हो सकते हैं और वो आगे खीवांदी से आगे और तकतगढ़ की तरफ जाएगी। नाकाबंदी के दौरान 2 स्कॉर्पियो गाड़ी आई जिसको उन्होंने रुकवाने की कोशिश की। रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। रास्ता ब्लॉक करने का उन लोगों ने वापस गाड़ियां अपनी मोड़ी और मोड़ के और पीछे जो पुलिस जीप थी उसकी टक्कर मारी। हमारे इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन जो सोर्सेज हैं उसके आधार पर हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे। और अब बात करते हैं अलग अलग जगहों पर हुए मर्डर और मिस्ट्री की। सांगोद थाना इलाके के घटाल गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने पति पर मृतका को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। करौली के हिंडोन सिटी में चुंगी नाका के पास ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर स्कूल जा रहे छात्र की सड़क पर गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। अजमेर के मदनगंज इलाके में बंद फैक्ट्री में शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। तो वहीं चूरू के खीवसर में 2 कलयुगी बेटों ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। इस परिवार में पिता और दोनों बेटे सभी आदतन शराबी थे। बीती शाम भी उन्होंने शराब पी थी। नशे के दौरान किसी बात को लेकर तीनों में विवाद हुआ और दोनों बेटों ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया।
सीकर जिले के कुंडली सरकारी स्कूल में बच्चों को निर्वस्त्र कर उनकी तलाशी लेने का मामला सामने आया। इसे लेकर आज बच्चों के परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों का यह कहना है कि छात्रों के साथ छात्राओं को भी निर्वस्त्र करके उनकी तलाशी ली गई, जो कि बिल्कुल गलत है। जानकारी मिल रही है कि स्कूल के वार्षिकोत्सव के लिए बच्चों से पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जो छात्रा पैसे की उगाही कर रही थी, उसके 1000 रुपए अचानक गायब हो गए। परिजनों का यह आरोप है कि इसके बाद कक्षा 10 और 11 के बच्चों को निर्वस्त्र करके उनकी तलाशी ली गई। हंगामा बढ़ने पर जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। गांव के लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। स्कूल के एक शिक्षक कुंभा राव ने तलाशी की बात कबूली है, लेकिन प्रिंसिपल ने तलाशी की जानकारी होने से इनकार किया है। कई शिक्षकों ने तलाशी के आरोपों को झूठा ही बता दिया। कल गांव में जो कुछ भी हुआ, जैसे मान के चलिए किसी के 1000 रुपये अगर गायब हो जाते हैं, तो इसके एवज में हम सारे बच्चों से कपड़े नहीं खुला सकते, उन्हें निर्वस्त्र नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, नंगा करने के लिए नहीं भेजते हैं उन्हें। तो इसलिए ऐसा है कि सर गांव के लोगों को जब इस बात का मालूम चला, गांव लोग के लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों ने एक कमेटी बना के यहाँ स्कूल के सामने धरना किया। कल मुझे इस बात का पता चला कि कक्षा 11 के एक बच्चे के 1000 रुपये खो गए हैं, लेकिन उसके आगे क्या हुआ उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। ये जो कुछ हुआ है मेरी अनभिज्ञता में और बिना मेरी जानकारी में लाए हुए हुआ है। नीमका थाना के झुराना गांव में रतन जोत के बीच खाने से सरकारी स्कूल के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बच्चों को जी घबराने और उल्टी की शिकायत के बाद स्कूल के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। बच्चों को तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ये सभी बच्चे पहली और दूसरी क्लास के बताए जा रहे हैं। जैसे ही स्थानीय लोगों को बच्चों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली, अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। 12 बच्चों ने अन्य कोटे के पेज खाने के कारण बेहोश की हालत में हुई। उसको कपिल अस्पताल में भर्ती कराया गया। विद्यार्थी और ग्रामवासी, साथियों और विद्यालय के गुरुजन सभी लोग उपस्थित हुए। कपिल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे आसाराम को हाईकोर्ट से आज एक और बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज आसाराम की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में आसाराम ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। आसाराम के वकील ने कोर्ट में आसाराम की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की, लेकिन पुलिस की जांच रिपोर्ट में आसाराम की पत्नी को किसी भी तरह की गंभीर बीमारी नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद कोर्ट ने आसाराम की जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस संदीप मेहता ने इस मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रवृत्ति के अपराधी के साथ कोर्ट किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं रखता। अब आसाराम सजा स्थगन की याचिका पर 6 मार्च को सुनवाई होनी है। आसाराम बापू की कोर्ट नंबर 3 में अंतरिम जमानत और परमानेंट जमानत के केसेस लगे थे दोनों। तो परमानेंट जमानत के केसेस को तो आगे एडजॉर्न कर दिया और अंतरिम जमानत का जो था उन्होंने काउंसिल ऑफ द पिटिशनर ने विथड्रॉ कर ली, नॉट प्रेस कर ली, इसलिए एज ए नॉट प्रेस डिसमिस हो गई। कोटा के पीएचईडी अधिकारी का एक ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में ये अधिकारी पीएचईडी के दूसरे अधिकारी से विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायक के लिए चंदा मांग रहे हैं। जी मीडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि चंदा मांगने वाले अनिल कच्चावा पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता हैं और फोन पर दूसरा शख्स जो बीजेपी नेता संदीप शर्मा के लिए 25,000 चंदा देने की बात कह रहा है, वो नरेंद्र मोहन गुप्ता पीएचईडी के अधिशासी अभियंता है। हेलो हेलो। हाँ साहब। हाँ, कहाँ बाहर हो क्या? नहीं, इधर था रंगबाड़ी साइड। अच्छा, गाड़ी की आवाज आ रही है इसकी जगह। हाँ। अच्छा, यही क्या वो संदीप शर्मा जी कह रहे थे कि आप एक्शन को बोलना सहयोग करे कुछ। अच्छा। कितना सहयोग कर दो? कितना सहयोग कर दोगे? किनको? संदीप शर्मा जी को? हाँ। बताओ साहब, 25,000 दे देंगे, और तो क्या है। चलो देखते हैं। हाँ, बताना फिर।
और अब बात करते हैं हादसों की। अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में कई लोगों की जानें चली गईं। जालोर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में कांस्टेबल और एएसआई की मौत हो गई है, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं करौली में बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गया है और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। डूंगरपुर के बौखला गांव में दो बाइक के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए। नागौर के मुंडवा में बाइक को तेज रफ्तार वाली पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। उदयपुर के झाड़ौल के खाखड़ गांव के पास सड़क किनारे अर्धविक्षिप्त महिला घायल अवस्था में मिली। बताया जा रहा था कि किसी अज्ञात वाहन ने इस महिला को टक्कर मार दी थी। अलवर में ओवरटेक करते वक्त बाइक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति और पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलवर के किशनगढ़ बास में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। घायल युवकों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। यह हादसा किशनगढ़ बास कस्बे के पास हुआ। ओवरटेक के वक्त सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, जिससे बचने के चक्कर में दोनों बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। देखा तो 3 मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी और करीब 5-6 लोग वहां पर रोड पड़े हुए थे, जिनमें से 4 लोग घायल थे। उनको हॉस्पिटल अपने CHC किशनगढ़ भिजवाया था और एक लेडीज एक जेंट्स मौके पर ही मौत हो गई थी। उनको भी यहाँ लाकर CHC गोविंदगंज मोर्चर में रखवाया गया है। मृतकों के परिवारजनों को जो सूचना करवाई गई है वो अभी पहुंचेंगे और घायलों को उपचार लिए भर्ती कराया हुआ है। राजधानी के चौमू कस्बे में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले 3 महीने से अशोक विहार कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। इसके विरोध में आक्रोशित महिलाओं ने नगर पालिका पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी नगर पालिका किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रही। 3 महीने से हालात बद से बदतर हो गए हैं, जिससे इलाके में लोगों का जीना मुहाल है। महिलाओं ने कहा कि अगर जल्द ही हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। जोधपुर के फलौदी में स्मैक के नशे की गिरफ्त में आ रही युवा पीढ़ी को इस नशे से बचाने और इसके कारोबार को जड़ से खत्म करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस बाबत युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। रक्षक नशा मुक्ति केंद्र फलौदी के तत्वावधान में उपखंड के सैकड़ों लोगों ने फैलते स्मैक नशे के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन किया। स्मैक को युवाओं की कमर तोड़ने का घातक नशा बताकर इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग को लेकर महिलाओं ने भी युवाओं के साथ सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी कर SDM फलौदी को ज्ञापन सौंपा। एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते फलौदी में लगातार स्मैक का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने बातचीत के जरिए एम्बुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल का हल निकाल लिया है। इस बाबत राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों पर सरकार से सहमति बन गई। स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर में सरकार एम्बुलेंस कर्मचारियों से लंबी वार्ता हुई और आज कर्मचारियों की सभी 5 मांगों पर सहमति बन गई। सरकार की ओर से लिखित में सहमति पत्र एम्बुलेंस कर्मचारियों को दिया गया है। दरअसल मांगे न माने जाने पर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आज से चक्का जाम करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। हमारी जो मांगे थी, मुख्य मांग ये थी कि ठेका प्रथा से मुक्ति हो और ये टेंडर प्रथा इसके अंदर नहीं चले। उसके लिए उस मांग के ऊपर हमारी ये सहमति है कि जो सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय समिति जो बनाई गई है जो संविधानों के लिए कि इनका आगे क्या करना क्या नहीं, उस समिति के अंदर इन्होंने हमारा प्रस्ताव भेजा चुका है। तो उसके ऊपर तो हमने ये सहमति दी कि ठीक है, प्रस्ताव आपने भेज दिया तो आगे क्या होता है। दूसरा जो मानदेय के ऊपर था कि कर्मचारियों को जो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं उनके लिए अभी नवीन टेंडर होने वाला है जून के अंदर। तो नवीन टेंडर के बाद में हमारी कितनी एक वेतन होगा वो हमें कम से कम एक बताया जाए। तो उसमें ये प्रस्ताव हुआ है कि 16,000 रुपए EMT और 14,000 रुपए पायलट के लिए उसमें प्रस्ताव रखा गया कि इतना पैसा उनको मिलेगा। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्यव्यापी आह्वान के तहत श्री कोलायत उपखंड कार्यालय में पैरामिलिट्री फोर्स को शहीद का दर्जा देने और सेवा मुक्ति होने के बाद पेंशन देने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया। SFI छात्रों ने इस बाबत उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष रणजीत सिंह सारुंडा ने बताया कि अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, CISF, BSF,
एसएसबी और असम राइफल्स जैसी पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अगर सीमा पर शहीद हो जाता है तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, न ही सेवा मुक्त होने पर पेंशन दी जाती है। ऐसे में इसमें बदलाव की दरकार है और यही वजह है कि एसएफआई ने इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। चित्तौड़गढ़ शहर में आज ट्रक रोडवेज की टक्कर के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बस में सवार लोगों ने ट्रक चालक को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि यह घटना प्रताप सर्कल की है। यहां रोडवेज चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे चल रहा ट्रक उससे टकरा गया। इसके बाद बस में सवार यात्रियों ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई की। इस हंगामे के चलते रोड जाम हो गया, वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। मौके पर पुलिस पहुंची है, लोगों को समझाया, उसके बाद मामला शांत कराया। सेनानी सम्मान पेंशन और चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि करके तोहफा दिया है। अब उनकी सम्मान पेंशन राशि 20,000 के बजाय 25,000 हो गई है, तो वहीं उन्हें 4,000 के बजाय 5,000 चिकित्सा सहायता राशि मिलेगी। उन्हें मिलने वाली कुल सहायता राशि अब बढ़कर 24,000 के बजाय 30,000 हो गई है। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग में आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश को 20 फरवरी से लागू बताया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर सुब्बाराव के जन्मदिवस समारोह पर इसकी घोषणा की थी। और अब बात करते हैं सीएम गहलोत की सौगात की। जी हां, गहलोत सरकार ने 2 अहम फैसले लेते हुए प्रदेश की जनता और शहीदों के परिजनों के लिए बड़ा ऐलान किया। पहली सौगात की बात करें तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। वहीं दूसरी सौगात की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में शहीदों के परिजनों और स्थायी युद्ध विकलांग सैनिकों को मिलने वाले पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश भी जारी किए हैं। टोंक में 23 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर आज बीजेपी के ओमकार सिंह लखावत ने प्रेस वार्ता की और मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। लखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री की विजय संकल्प रैली का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है और इसी के तहत टोंक के पवेलियन ग्राउंड में 23 फरवरी को विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर लोकसभा सीट सहित अजमेर, जयपुर, बूंदी को शामिल किया जाएगा और कई जिलों के भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता जनसभा में शामिल होंगे और इसी के साथ जिले भर की आम जनता भी जनसभा में शामिल होगी। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के हिसाब से ना तो हमारा कोई कार्यक्रम तय होता है और ना ही नेताओं की सभाएं तय होती हैं। मैंने आपसे कहा है कि हर कार्यक्रम के पीछे हम राजनीतिक दल वाले हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से भी सोचते हैं, विकास को भी सोचते हैं, समाज को भी सोचते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और पूर्ण बहुमत के आधार पर केंद्र में हमारी सरकार है। पार्टी ने अपने नियमानुसार पार्टी के संगठन के सोच के आधार पर उनकी रैलियां होंगी, जहां आवश्यकता होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 तारीख को प्रस्तावित टोंक दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके तहत पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। टोंक के प्रस्तावित यात्रा के दौरान सुरक्षा, कानून और यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई भी चूक बरतना नहीं चाहता है, जिसको देखते हुए उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा रेंज के साथ साथ सीआईडीसीबी के पुलिस अधिकारियों और जाब्ते को तैनात करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा में 65 इंस्पेक्टर, 145 एएसआई, एसआई, 450 हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर करीब 600 से ज्यादा जवान और अधिकारी तैनात किए गए हैं। बांसवाड़ा में भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री धन सिंह रावत ने आज एक बड़ा बयान दिया है। रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने साल 2004 में बांसवाड़ा लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी बनाया था और कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं ये चुनाव जीता था। उसके बाद संगठन ने मुझे विधायक और मंत्री बनाया, जिस कारण मुझे सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। लेकिन मैं ये समझने लगा कि ये सब मुझे स्वयं की योग्यता और पुरुषार्थ के कारण मिला है। इसी अहंकार में मैंने विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर विद्रोह किया। 2018 में बांसवाड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। मेरी इसी गलती के चलते पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मेरी इसी गलती से पार्टी को बांसवाड़ा में हार का सामना करना पड़ा। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मेरी इस भूल ने संगठन को नुकसान पहुंचाया है, वरिष्ठों का दिल भी दुखाया है।
मेरी पार्टी में 2004 में मुझे लोकसभा का टिकट दिया, मैं जीता बांसवाड़ा डूंगरपुर से, मैं एमएलए बना, मैं मंत्री बना और अभी मैं निर्दलीय में चुनाव लड़ा। तो ये मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए था, ये मेरे से चूक हुई, मेरे से गलती हुई, तो उसकी प्रायश्चित करने के लिए मैंने इसका पनिशमेंट फॉर मैंने कहा मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की सारी जिम्मेदारी मैं लेते हुए सामूहिक निर्णय लेके भाई सब कोई नहीं, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, इसलिए इसकी सजा में भुगताऊँ। संवाददाता अजय ओझा इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजय, धन सिंह रावत का पछतावा कैसे देखा जाए 2019 से पहले? जी, मैं आपको बता दूं कि धन सिंह रावत जो पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, आज इन्होंने बड़ा बयान दिया और अपनी गलती को माना है। इस गलती को मानने के बाद इन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और पीएम नरेंद्र मोदी का जो मिशन है पुनः उनको प्रधानमंत्री बनाना, उसके लिए मैं काम करूंगा। ये वही मंत्री है जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 32,000 वोट लाए थे। अगर ये वापस पार्टी के लिए काम करते हैं तो पार्टी को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और बांसवाड़ा जिले में पार्टी और मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया अजय, पूरी बातचीत के लिए विस्तार से जानकारी देने के लिए।